नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में सवाल के साथ बात कि क्या ममता बनर्जी 20 साल पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में जिस जयघोष के साथ आई थी, जिस तरीके से उन्होंने वामपंथ के दुर्ग को ध्वस्त किया था, वहां टीएमसी के तिरंगे को लहराया था, क्या ममता बनर्जी उसी अंदाज में बनी रहेंगी, सूर्योदय के अंदाज में, या उनके सूर्यास्त का समय आ गया है? ये निराशाजनक बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे कारण है। कारण ये है 22 दिसंबर 2025 को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में एक नई पार्टी का जन्म हो गया। पार्टी का नाम है जनता उन्नयन पार्टी और इसके संस्थापक हैं हुमायूं कबीर, जो टीएमसी से निलंबित विधायक है। ये थे ममता बनर्जी के साथ ही, लेकिन इन्होंने एक जिद ठान ली थी। 6 दिसंबर 2025 को इन्होंने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के रेप्लिका का मस्जिद बनाने का शिलान्यास कर दिया। इस जिद के आधार पर इनको टीएमसी से निलंबित कर दिया गया, क्योंकि ममता बनर्जी चाहती नहीं थी उनके ऊपर मुस्लिम ध्रुवीकरण का, मुस्लिम खेमे में धकेल दिए जाने का कोई आरोप लगे। और उस आरोप नहीं लगे, इसके लिए उन्होंने आखिरी समय तक हुमायूं कबीर को मनाने की कोशिश की, लेकिन हुमायूं कबीर बाघ की सवारी कर गए थे। उन्होंने घोषणा कर दिया था, सब कुछ बता दिया था कि 3 साल के अंदर में बाबरी मस्जिद बना लेंगे, इसके लिए चंदा आ गया, सब कुछ आ गया था। अगर वो पार्टी अनुशासन के तहत इस बात से वापस जाते तो कहते हैं बाघ की सवारी का जो खतरा है, या तो बाघ आपको खाएगा या फिर आप उसे चलाएंगे। तो हुमायूं कबीर के लिए मुश्किल हो गया कि वो आखिरी वक्त पर अपने शिलान्यास की योजना को या बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में बनाने की योजना को टाल जाए। उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी से निलंबित हो जाए, लेकिन एक बार जब घायल हो जाता है, घायल सिपाही की तरफ पार्टी निलंबित कर दिया, तो उसी बाबरी मस्जिद शिलान्यास के दिन में हुमायूं कबीर ने घोषणा की थी 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाएंगे। नई पार्टी को लेकर लोग समझते थे ठीक है, मुस्लिम समर्थक कोई पार्टी बना लेंगे, कोई मुस्लिम नाम होगा। लेकिन उन्होंने क्या चुना? इन्होंने टीएमसी का रेप्लिका चुन लिया। ठीक वही घोषणा गई जन, जैसे टीएमसी में है कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाली पार्टी होगी। तो हुमायूं कबीर ने अपने जो उनका ओरिजिनल पार्टी था, उसी के एजेंडे को उठा करके इस पार्टी में चेप दिया। उन्होंने कहा कि जनता उन्नयन पार्टी जो जप है, वो भी धर्मनिरपेक्ष होगी, सामाजिक न्याय के लिए लड़ेगी, सामाजिक उन्नयन के लिए लड़ेगी, जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं उनके उत्थान के लिए लड़ेगी, और ये एश्योर करेगी मुस्लिम बहुल इलाका में पॉलिटिक्स के बावजूद 20% जो सीटें हैं विधानसभा की, वो हिंदू उम्मीदवार को दिया जाए। मतलब समझ लीजिए, उन्होंने मार्जिनलाइज सेक्शन जो हिंदुओं के अंदर है उसको भी अपने साथ समेटने की पूरी कोशिश कर ली, ठीक उसी अंदाज में जिस अंदाज में कांग्रेस की पॉलिटिक्स होती है, या फिर ममता बनर्जी का जो पॉलिटिकल अंदाज था तृणमूल कांग्रेस का। और जो तिरंगा है, तिरंगा जस का तस तो नहीं चुराया, उसमें पीला रंग रखा, हरा रंग रखा, सफेद रंग, टीएमसी के झंडे जैसा झंडा इन्होंने उठा लिया है। और चुनाव आयोग से मांग की है कि इनके चुनाव चिन्ह या तो टेबल दिया जाए या जोड़ा गुलाब दिया जाए। इस अंदाज में उन्होंने बिल्कुल टीएमसी के पूरे रेप्लिका को उतार दिया। तो जानते हैं इसका नुकसान क्या होगा? जैसे शुरू में कहा, क्या अस्ताचल की तरफ बढ़ गई है ममता बनर्जी की पूरी पॉलिटिक्स? ऐसा तो लग रहा है। जिस जगह पे जाकर के, जैसे बेलडांगा जैसे जगह पे जाके हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी के इस रथ को, जो 7 घोड़ों का रथ था, जो उठता ही जा रहा था, जिस रथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रोक पाए थे, जिस रथ को अमित शाह नहीं रोक पाए थे, मैं 2021 के चुनाव की बात कह रहा हूं, उसमें सीधे जो टंग ऑफ स्लिप था, प्रधानमंत्री के जुबान भी फिसल रहे थे, ममता बनर्जी की जुबान भी फिसल रही थी, तमाम टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी लगता था कि एकदम दुश्मनी पर उतर आए हैं एक दूसरे। इसका ये फर्क पड़ा कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकृत कर दिया ममता बनर्जी की दिशा में पूरे भी पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स को, और उसका नुकसान भी हुआ भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि स्थानीय लेवल उतना पैठ नहीं बना पाई। चुनाव किस तरीके से ले गई कि ममता बनर्जी बम्पर तरीके से 48% वोट पश्चिम बंगाल की विधानसभा में ला करके 225 सीटों पर जीत आई। ये एक ऐसा मोड़ था, 227 हुआ करता था 2006 की बात जब कह रहे हैं, जब वामपंथ के दुर्ग को ध्वस्त करने आई थी ममता बनर्जी। उस समय वामपंथ की विधायकों की संख्या 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल की विधानसभा के अंदर में 227 थी, और 2021 में ममता बनर्जी की पार्टी की विधायकों की संख्या 225 थी। इसकी खासियत ये थी कि 2006 में 30 ममता बनर्जी के उम्मीदवार थे, लेकिन इस 2021 में जो विधानसभा, जो मौजूदा विधानसभा है, इसके अंदर सीपीएम, सीपीआई या वामपंथी दलों की संख्या 0 है।
इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी यहां से निकल के आई है ममता बनर्जी, उसके भी विधायकों की संख्या शून्य है। मतलब भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी ने दोनों ने मिल करके, टीएमसी ने मिल करके विधानसभा को खाली करा दिया पूरी तरीके से। ना वहां सीपीएम सीपीआई के लोग हैं ना कांग्रेस के लोग हैं। सत्ता पक्ष में बैठी ममता बनर्जी 225 विधायकों के साथ, और विपक्ष में पहली बार जीतती हुई चली आई। जो 2% वोट था 2006 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास, वो 38% वोट लेकर चली आई 2021 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। और विधानसभा के अंदर उसकी मौजूदगी है। अभी 65 विधायक, उस समय जीत के चले 77 विधायक। अब समय के साथ साथ पिछले 5-4 साल में इधर उधर सब कुछ मामला हुआ, तो 65 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के पास विधानसभा के अंदर। मतलब प्रतिपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर, और सत्ता पक्ष जो लगातार 3 बार सत्ता में बैठी, 2011, 2016, 2021, 3 बार से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के सत्ता में बैठी। कहते हैं टीएमसी के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी है, इसको भुनाने के लिए चले आए हैं हुमायूं कबीर की ये पार्टी, जो जनता उन्नयन पार्टी है, जो कहती है 20% हम हिंदुओं को अपने साथ रखेंगे। बिल्कुल ये नहीं है, उनके ऊपर आप चश्मा नहीं कर सकते कि मुसलमान की समर्थक है, ऐसा कुछ है जिस अंदाज में ममता बनर्जी पर आप नहीं कर सकते। तो ममता बनर्जी का जो पिछली बार ध्रुवीकृत हो गया था पूरी तरह से मुस्लिम वोट या कहें समाज का वो पिछड़ा तबका जो नीचे बैठा है, उनके उन्नयन की बात करता हुआ ये जनता उन्नयन पार्टी जो आगे जब जिसको कहेंगे, वो आगे पॉलिटिक्स में जेयूपी जो चली आई है नई पार्टी होकर के, एक जो वैक्यूम सा बन रहा था एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के, और ये जो वापस में लड़ाई थी भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के, तो उसके बीच में कोई दिख नहीं रहा था। एक नई पार्टी के तौर पर उभर के चली आई है जब हुमायूं कबीर की पार्टी, जिसको पूरा टैक्टिक्स पता है ममता बनर्जी कैसे पॉलिटिक्स करती है। छात्र नेता रहे हैं अपने हिसाब से हुमायूं कबीर, और टीएमसी की पॉलिटिक्स करते रहे, बीच में थोड़े दिन के लिए आए थे भारतीय जनता पार्टी, तो उनको पता है कि पॉलिटिक्स क्या होती है। उस पॉलिटिकल खेल में वो चले आए हैं। कह रहे हैं कि अलायंस करेंगे। 22 तारीख के 22 दिसंबर जो उनकी रैली थी, पार्टी स्थापना की रैली थी, उसमें एआईएमआई के लोग भी दिखे थे। एआईएमआई मतलब असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के लोग भी दिखे थे, उसका झंडा भी दिखा था, सब कुछ दिखा था। तो मुस्लिम तो उनके साथ होंगे ही। वो रोपिन करने की कोशिश करते हैं उस हिंदुओं के मार्जिनलाइज वोटों पे जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल का आप देखेंगे 3 हिस्से में देख के यहाँ की राजनीति को समझनी पड़ेगी। एक जंगल महल का इलाका है, एक उत्तरी बंगाल का इलाका, और तीसरा बॉर्डरिंग स्टेट। बॉर्डरिंग स्टेट के विधानसभा क्षेत्र आपको बता दें, बॉर्डरिंग स्टेट वहाँ बिहार और खास करके झारखंड का बहुत बड़ा इलाका लगता है, और दूसरा इलाका जो है नादिया वगैरह का इलाका है जो अपने हिसाब से बांग्लादेश लगता है। तो इन 3 हिस्सों में सीमावर्ती इलाके, उत्तर बंगाल और जंगल महल के इलाके। जंगल महल इलाके में आदिवासियों की अच्छी तादाद है। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से इस बार जेएम मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा से एक समझौते की दिशा में इसलिए बढ़ रही है कि अगले 100 दिन में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना, और जंगल महल के इलाके में और झारखंड के बॉर्डरिंग इलाके का जो आदिवासी आबादी है खुद को बड़ी उपेक्षित महसूस कर रही। वोटर रही थी पिछली बार टीएमसी की, लेकिन इस बार उनका मूड और मिजाज कुछ अलग सा है। तो अगर झारखंड से कोई पार्टी वहां इन्वेट करने के लिए आती है, एक बड़ी आबादी है जंगल महल के इलाके में, कुर्मी आबादी है। पश्चिम बंगाल से लगने वाले जो इलाके हैं वो मोटे तौर पे झारखंड से लगने वाले जो इलाके हैं पश्चिम बंगाल के, वहाँ कुर्मी आबादी, आदिवासी अच्छी तादाद में, और सारे झारखंड के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासकर जयराम महतो का अच्छा प्रभाव देखा जा रहा है उस इलाके में। और वो कुर्मी जाति के बारे में बता दें, वही जाति के आते हैं अपने हिसाब से बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, या उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी। तो ये उस जाति की एक अच्छी खासी आबादी है। इसके अलावा कायस्थों की बड़ी आबादी है भद्र लोगों के बीच में। तो जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन, कहते हैं उनका भी प्रभाव है। तो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की लड़ाई तो अपने तरीके से, लेकिन बीच में घुस के चली आई है जनता उन्नयन पार्टी टीएमसी के जवाब देने के लिए, टीएमसी के वोटरों को एक विकल्प देने के लिए। तो ये या तो एक हो सकता है, या तो ये तीसरा विकल्प हो सकता है टीएमसी का, या वोट करवा के तौर पे आ सकते हैं, या तीसरी बात हो सकती है वहां पर कि जो हाल प्रशांत किशोर का वैसा ही हो जाए। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर सीजन पॉलिटिशियन नहीं थे, रणनीतिकार थे, बिहार की बात जब कर रहे हैं हम, तो इसलिए कई मामले चूक हो गया। जबकि हुमायूं कबीर की पृष्ठभूमि बिल्कुल संगठनकर्ता के तौर पर, और संगठनकर्ता के आधार पर अगर वो कैंडिडेट चुनते हैं, कैंडिडेट देते हैं, हवाई बात नहीं करते हैं। अगर ये जमीन पर उतरने वाली पार्टी हो जाती, या फिर एक बात जो एक चूक के बारे में कहते हैं बिहार में जो कुछ हुआ प्रशांत किशोर से, एआईएमआई जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जो वहां पर पश्चिम बंगाल के सीमा से लगने वाला सीमांचल इलाके में 5 सीटें जीत के आई हैं। अगर पश्चिम बंगाल में कोई अलायंस हो जाता है उनका जनता उन्नयन पार्टी से, जैसे रैली में दिखेगा, तो एक 70-80 सीटें ऐसी हैं पश्चिम बंगाल की
जो बिल्कुल बिल्कुल मुस्लिम डोमिनेटेड है, या मुस्लिम ही डिसाइड करते हैं वहां की उम्मीदवारी को, कौन विधायक नहीं बनेगा, ये बनेगा। तो अरे एआईएम ओवैसी और हुमायूं कबीर साथ हो जाते हैं तो सच में ये रोकने का रास्ता बन जाएगा। ये जो कहते हैं कि सूर्योदय के तरीके से जिस ढंग से बढ़ती चली आई थी, अब अस्ताचल की ओर बढ़ने का ममता बनर्जी का टाइम आ गया है। ये जो प्रयोग है, इसके प्रयोग के पीछे कौन है, क्या है, कैसे है, नहीं कह सकता, लेकिन जिस हिसाब से जनता यूनियन पार्टी बनाया गया है और ये पूरा एजेंडा टीएमसी को उठा के चुरा के ले लिया गया, इसका सिंबल क्या मिलता है, चुनाव चिन्ह क्या मिलता है, वो देखना है। लेकिन ये दिलचस्प है कि जिस ढंग से उठ खड़ा हुआ जनता यूनियन पार्टी, क्या ये केवल वोट काटने तक सीमित रहेगा? क्या ये ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सीधा क्लैश है, सीधी लड़ाई है, उस लड़ाई को डेविएट नहीं करेगा? अगर डेविएट कर लेता है तो ममता बनर्जी गई, अगर नहीं कर पाता, ये सब कुछ हुमायूं कबीर की रणनीति पर निर्भर करता है, तब ममता बनर्जी का बचना मुश्किल है। जो 48% वोट बैंक के आधार पर वो राज कर रही है पश्चिम बंगाल में, अगर उसे 10-20% वोट खिसक गया तो 38% जो भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल ध्रुवीकृत वोट बैंक है, वो अगर बढ़ के 40-45 के आसपास आ जाता है, तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी का बचना मुश्किल है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैदान से लेफ्ट गायब है, कांग्रेस गायब है। उन लोगों को भी सोचना है, विचार करना है कि पिछली कौन कौन सी गलतियां हुई, रणनीतिक चुनावी गलतियां हुई, जिसकी वजह से विधानसभा के अंदर वो है नहीं। कहते हैं प्रशांत किशोर जैसे शख्स को प्रियंका गांधी ने इसलिए बुलाई मीटिंग के लिए, वो चाहती है पश्चिम बंगाल में जो उनका आंकड़ा शून्य हो गया है, उस शून्य को कुछ नंबर में बदलें, 10, 20, 25, 50 जो भी आ सके। और प्रशांत किशोर ने एश्योर किया है, क्योंकि उनको देखा हुआ 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी के सलाहकार थे, रणनीतिकार थे। अगर कांग्रेस पार्टी उनको हायर करती है, पश्चिम बंगाल में इस्तेमाल करती है, अगले 100 दिन में अगर कुछ करने की स्थिति में होते हैं वो, तो जाहिर तौर पर जो सीधे डायरेक्ट विभाजन कहा जा रहा है वो विभाजन नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर के उदय के साथ ही एक अस्ताचल पर जाने का रास्ता दिख रहा है ममता बनर्जी का। क्या ये सच है, या यही होने वाला है, या कुछ और होने वाला है? क्योंकि कहते हैं राजनीति में भविष्यवाणियां कभी भी सटीक नहीं होती। फिलहाल जो भी होने वाला है वो देखने समझने के लिए मैं आपके साथ मौजूद हूं। मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।